वेलकम दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम आगे के डिस्टिंग्विश करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है और आप लोगों को अगर समझा के मैं बताऊंगा तो आपको याद भी रहेगा, राइट। जैसे कि मैं हाँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट आपने देखा हुआ होना चाहिए, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आपको मिलेंगे और इतना किया तो भाई 12 में से 12 मार्क्स अपने सिक्योर्ड हो जाएंगे करके। 1.5 की स्पीड पे देखना है, बिल्कुल देख सकते हो। सिर्फ हमारा पर्पस ये कि हमको पूरा नॉलेज समझना चाहिए और हमको लर्न हो जाना चाहिए मेरे साथ ही। चलो दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट राइट इशू एंड बोनस इशू, जिस पे मैंने एक एमसीक्यूज भी पूछा था और करीब 30-40% बच्चों ने गलत आंसर दिए, राइट। सर कहाँ पे पूछे एमसीक्यूज? अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो, राइट इश्यूज वर्सेस बोनस इशू, इसमें डिस्टिंग्विश अगर आ गया तो लिखे क्या? मालिक, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 डिस्टिंग्विश क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाने वाले हैं और उसमें जैसे मेरे दोनों लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने कंप्लीट देख लिए डिस्टिंग्विश के तो आपके 12 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। देखना लिखना कैसे, ये भी मैंने आपको बताया था कि बोर्ड वालों का एक्सपेक्टेशन क्या है। बोर्ड वालों का एक्सपेक्टेशन है 1 मार्क्स 1 पॉइंट, लेकिन हम लोग 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे ही। और हाँ, सिर्फ पॉइंट बनाने के लिए मत बनाना, आपको हेडर लिखना है और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना है। थोड़ा करो, 100% करो और पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर करो करके। यस, चलो राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले मीनिंग का हेडिंग लिख दिया। अब राइट शेयर मतलब क्या? आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो फिर भी आपको समझेगा, आप अगर रिवाइज कर रहे हो फिर भी आपको समझेगा। ओके, राइट शेयर इन राइट इशू शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी shareholder, that is companies offer the shareholder the first option to buy the shares of the company। मीनिंग देखो ध्यान से, क्या कर रही है राइट इशू मतलब जब कंपनी शेयर ऑफर करेगी, मैं कुछ चीज बेच रहा हूं, सेल कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मेरे लोगों को पहले प्रायोरिटी दूंगा जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। मैं कहूंगा अरे तुम पहले खरीद लो थोड़ा कम प्राइस में, अगर तुमने नहीं खरीदा तो हम फिर बाहर वाले लोगों को बेच देंगे। समझ में आ रहा है क्या? वेयरएज बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर आर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बस यही पहला मीनिंग का आपका पॉइंट बन जाएगा सर। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, वेयरएज राइट शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता। क्या आप लोगों को समझा क्या पॉइंट? क्या मीनिंग लिखते आएगा क्या राइट और बोनस शेयर आए तो? यस सर, राइट शेयर आर द शेयर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज कंपनी ऑफर टू द शेयर होल्डर द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर्स। बाय मतलब बट ऑब्वियस पैसे देके करना पड़ेगा, और बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पहला पॉइंट खत्म। पेमेंट की बात करते हैं। Subscriber have to pay for the right share. The share are offered at a price lesser than existing market price। तो वही बात ना, मैं मार्केट में 100 रुपए में कोई चीज बेचने वाला था, जो मेरे लोग हैं, मेरे शेयर होल्डर है, मैं उनको कहता हूं भाई तुम 80 रुपए में ले लेना, राइट। मार्केट में जो प्राइस है उससे कम प्राइस में मैं राइट इशू देता हूं पेमेंट के पॉइंट में। वेयर एज बोनस शेयर आर इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द शेयर होल्डर, लेकिन बोनस शेयर के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। सर मीनिंग में भी वैसे ही पॉइंट लिखा और थोड़ा वो हेडर चेंज किया, क्या पेमेंट लिखा, पेमेंट में लिखा राइट शेयर में पे करना पड़ेगा, मार्केट से कम प्राइस होगा, वेयर एज बोनस तो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। 2 पॉइंट हो गए। सर समझ रहा है? आप लोग कभी भी जब आप फ्री हो, जब आप बोर हो रहे हो, कान में ईयरफोन डालो, ये लेक्चर सुनते बैठो, सर अगले 10 दिन में आपका 12 मार्क्स का विषय खत्म हो जाएगा। यस सर, पॉइंट नंबर 3 पार्टी एंड फुल्ली पेड अप शेयर का कंसेप्ट है करके देखते हैं। शेयर होल्डर हैव टू पे दिस शेयर एज एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट, कॉल मनी एक्सेट्रा टिल द फुल मनी ऑन शेयर इज पेड। जैसे नॉर्मल शेयर की प्राइस पेड करते हैं सर, एप्लीकेशन मनी होता है, अलॉटमेंट मनी होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकेंड कॉल होता है, वैसे यहां पे पेड करना है। लेकिन बोनस शेयर में कुछ पेड करना है क्या? बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर, सो नो मनी हैज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी। समझ में आ गया क्या? तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, और फुल्ली पेड अप शेयर है तो कोई बात ही नहीं कि उसे पैसे देने की कोई दिक्कत है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, company has to obtain minimum subscription. If the company fail to receive minimum subscription, it has to refund entire application money received, and there is no minimum subscription to collect as a bonus share are issued free of cost। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दोस्तों, आप लोगों ने जब मेरे रेगुलर लेक्चर में भी मैंने कहा था कि जब शेयर कंपनी इशू करती है तो ये रिक्वायरमेंट है एज पर लॉ, एज पर रेगुलेशन कि एटलीस्ट कुछ परसेंटेज, जैसे कि अगर मैं कहूं 90% आपके शेयर सब्सक्राइब होने ही चाहिए, लोगों ने अप्लाई करना ही चाहिए। और अगर लोगों ने अप्लाई नहीं किया, अंडर सब्सक्राइब रहे,
तो हो क्या जाएगा मालिक, आप लोगों ने जितने लोगों ने आपको अप्लाई किया था, अप्लाई करते क्या दिया था, एप्लीकेशन मनी दिया था, वो भी क्या करना पड़ेगा, कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों अंडर राइटर वाला कंसेप्ट आता है। कंपनी क्या कर देती है, अलॉट कर देती है भाई, तो अंडर राइटर को काम दे देती है। अब अंडर राइटर रिस्क लेता है, अगर सब शेयर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुए तो जो अनसब्सक्राइब शेयर है वो कौन कर लेगा, वो अंडर राइटर खरीद लेगा। रिस्क है, लेकिन रिटर्न कुछ उसको हम कमीशन भी देते हैं। समझ में आया, चलो उसमें नहीं जाते। लेकिन सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कहां पे आएगा, राइट इशू में, जबकि बोनस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया आएगा ही नहीं, बिकॉज ये तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसे दे रहे हैं और ये फुल्ली पेड अप तो बात ही खत्म हो जाती है करके। राइट टू रिनाउंस, शेयर होल्डर कैन रिनाउंस देयर शेयर, शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस देयर बोनस शेयर। यस सर, पर ये पॉइंट भी मैंने बहुत डिटेल में रेगुलर सेशन में बताया था। पर्पस ऑफ इशू, राइट इशू इज डन बाय द कंपनी व्हेन इट वांट टू रेज फ्रेश फंड बट वांट टू गिव चांस देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, कि उसे फ्रेश फंड रेज करना है और उसे ऐसे भी मार्केट से पैसे उठाना था तो उसको शेयर इशू करने थे, तो उसने सिर्फ यहाँ पे अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका दिया। वेयर एज बोनस शेयर वेयर कंपनी हैज अक्यूमुलेटेड ह्यूज प्रॉफिट, खुद के पास ही, अक्यूमुलेटेड मतलब रिजर्व के तौर पे बहुत सारा पैसा कंपनी ने जमा करके रखा है, बहुत सारा पैसा, अभी कंपनी को अपना नाम बनाना है, अपना गुडविल बनाना है, तो क्या करेगी, और रिजर्व बहुत पड़े हुए, प्रॉफिटेड रिजर्व, एंड कंपनी वांट टू रिवॉर्ड इट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, रिवॉर्ड मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसने जब जरूरत थी तब हमें भरोसा जताया था, हमारे शेयर में इन्वेस्ट किया था, अब हमने कमाया तो हम उन्हें रिवॉर्ड देंगे। इसीलिए कंपनी अपने कमाए हुए प्रॉफिट और रिजर्व में से क्या करती है, इशू करती है बोनस शेयर। तो अगर फ्रेश कैपिटल इशू करना है मार्केट में से तो हम क्या करते हैं, राइट इशू करते हैं। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है सर, एग्जिस्टिंग बहुत सारा रेवेन्यू और प्रॉफिट और रिजर्व पड़े हुए हैं, तो हमको क्या करते हैं, हमारा ही, लोगों से तो पैसे नहीं ले रहे हम, शेयर होल्डर से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो वैसी वाली बात है। ओके मालिक, सिंपल है। बोनस शेयर सबसे पहले देखना, मीनिंग लिखना है। चलो जैसे पहले रिवाइज किया था मेरे साथ ही लर्न करना है, आंखें बंद करके रिवाइज करना है। बोनस शेयर मीनिंग में क्या लिखोगे, कंपनी ऑफर द शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनी, और यहां पे मीनिंग में लिखोगे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पेमेंट, पेमेंट में क्या है, यहां पे पे करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में जो प्राइस है उससे थोड़ा कम प्राइस होगा, और बोनस क्या, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर, यहां पे शेयर होल्डर हैव टू पे फॉर दिस शेयर्स, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, ये सारे स्टेजेस राइट इशू में देने पड़ेंगे। बोनस में इसका सवाल ही नहीं आता, नो मनी हैज टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर टू द कंपनी, तो यहां पे ऐसे कोई सवाल नहीं आता, बोनस शेयर और फुल्ली पेड अप शेयर होते हैं करके। ओके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जब राइट इशू है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आएगा, बोनस इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट नहीं आएगा। राइट टू रिनाउंस, यहां पे शेयर होल्डर कैन रिनाउंस देयर शेयर, राइट इशू में, बोनस में इसका सवाल ही नहीं आता, कैन नॉट रिनाउंस, मतलब जो बोनस उसको दिया उसके पास ही रहेगा। ये हो सकता है राइट इशू में मैंने खरीदा और मैंने किसी और को आगे सेल आउट कर दिया, जो भी ब्लॉक पीरियड रहेगा, लॉक इन पीरियड। पर्पस ऑफ इशू, पर्पस ऑफ इशू क्या है, एग्जिस्टिंग फ्रेश, अगर मुझे कैपिटल रेस करना है तो मैं फ्रेश इशू करता हूं। बोनस शेयर मेरे पास ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट कमाना है, अब रिवॉर्ड देना है मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे देता हूं। मालिक 6 पॉइंट हो गए, 4 मार्क्स के लिए कितने पॉइंट लिखने हैं, 4, और 2-3 बार लेक्चर सुनना। मेन हेडिंग अंदर की बातें, मेन हेडिंग अंदर की बातें, आपका आंसर खत्म। पेपर में कुछ ना कुछ लिखता आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ट्रांसफर ऑफ शेयर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। मालिक ध्यान देना, ट्रांसफर ऑफ शेयर वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बहुत सारे पॉइंट है, करीब करीब 10 एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट बताऊंगा और इसी लेक्चर में आप लोगों का सब पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। सर ट्रांसफर, एक बात याद रखो, जब मैंने ये कंसेप्ट समझाया था, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ये अगर आप ये वाला पॉइंट भी करते हो तो आपका शॉर्ट नोट्स का भी आंसर हो जाता है। सिर्फ डिस्टिंग्विश छोड़ना, एक कॉलम पूरा आप अपने मतलब बोलते ना पॉइंट वाइज लिख देना करके। जैसे ट्रांसफर के ही पॉइंट लिखना, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे शॉर्ट नोट्स हो गया, ट्रांसमिशन के ही पॉइंट लिखना, ट्रांसमिशन पे शॉर्ट नोट्स हो गया, और मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो दो आंसर कवर हो रहे हैं ध्यान से। मीनिंग, चलो मीनिंग लिखा सर मेन, हाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरीली, खुद होके, खुद की इच्छा से, ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर मेंबर। क्या कहा है मालिक, ट्रांसफर ऑफ शेयर मींस वॉलंटरीली ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन या अनदर पर्सन। ट्रांसमिशन मतलब क्या, इट मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द मेंबर शेयर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ।
लर्न करा के दूंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ सुनो ध्यान से। इट टेक्स प्लेस डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ द मेंबर। मतलब सर अमोल कासार अपने होशो आवाज में जब सपोज मैंने यस बैंक का शेयर खरीदा है, वो शेयर में किसी को मेरी इच्छा से आगे पास करता हूं, दैट इज ट्रांसफर। लेकिन कल जाके मेरी डेथ हो गई तो मेरे रिप्रेजेंटेटिव को मैंने ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन ऑफ लॉ जब मैंने फॉर्म भरा रहेगा तो नॉमिनी अपॉइंट किया रहेगा, तो मेरे जाने के बाद किसे मिलेंगे शेयर? मेरे घर वालों को। तो ये किसके थ्रू मैंने ट्रांसफर किया? ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू ट्रांसफर है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। तो सर जब बंदा मर जाता है, डेथ हो जाती है, जब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, अब जितने भी उसके एसेट लेके क्रेडिटर को दे देंगे, जब बंदा पागल हो जाता है, इंसेनिटी, उस केस में ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू उसके शेयर कंपलसरी क्या लॉ के थ्रू ट्रांसफर हो गए, वो नहीं ट्रांसफर करता। मैं मर गया, क्या ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं सर, तो लॉ के थ्रू हो गया। मैं पागल हो गया, क्या ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं सर। मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू ही होगा। तो दैट्स व्हाई पहला पॉइंट समझना जरूरी था। एवरीवन समझा क्या? मलिक आउट ऑफ मार्क्स चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, बाकी नहीं पता और मिलेंगे। मीनिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर, बता मेरे को। ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ कंपनी टू अनदर पर्सन, खुद ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसमिशन में क्या सर? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ मेंबर शेयर टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अंडरलाइन करो, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, 10 बार अंडरलाइन करो, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ कब होता है? इट टेक्स प्लेस ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और मतलब पागल हो गया, इंसेनिटी ऑफ द मेंबर, इंसेनिटी ऑफ द मेंबर, पागल हो गया करके। व्हेन डन, दूसरा पॉइंट है कब होता है ट्रांसफर? व्हेन इट इज डन व्हेन द मेंबर वांट टू सेल हिज शेयर और गिव हिज शेयर एज अ गिफ्ट। हो सकता है ट्रांसफर, अमोल कासार को सेल करना है, पैसों की कमी मिल रही, मैंने शेयर ट्रांसफर कर दिया। मुझे मेरे दोस्त की शादी है, मैंने कुछ शेयर गिफ्ट दे दिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैं बेच भी सकता हूं, मैं गिफ्ट के तौर पे भी दे सकता हूं। बट ट्रांसमिशन कब होता है? इट इज डन व्हेन द मेंबर डाइज, मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया या पागल हो गया, इनसेन। दूसरा पॉइंट समझा, मीनिंग मैंने बताया ट्रांसफर ट्रांसमिशन का। दूसरा पॉइंट व्हेन कब होता है ये बताया। तीसरा पॉइंट इनिशिएटेड बाय, कौन ये काम करता है? ट्रांसफरर इनिशिएटेड द ट्रांसफर प्रोसेस, मतलब मैं खुद वो प्रोसेस को इनिशिएट करूंगा। लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीवर इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। लीगल हेयर मतलब क्या सर? मेरा रिप्रेजेंटेटिव या जो ऑफिसर अपॉइंट किया होगा इंसॉल्वेंसी के केस में, वो सारा प्रोसीजर करेगा। बराबर, अब मैं नहीं हुई या मैं पागल हो गया तो मैं थोड़ी, मेरे पागल होने के बाद, मेरे नहीं होने के बाद कौन ये प्रोसेस करेगा? इनिशिएटेड, राइट। इसका मेमोरी टेक्निक भी दिया है तो वो भी हो जाएगा। पहला था मीनिंग व्हेन डन एंड इनिशिएटेड बाय, मैं खुद ट्रांसफरर ही वो चीज करेगा। इस केस में, कौन से केस में? ट्रांसमिशन के केस में लीगल हेयर एंड ऑफिशियल। 3 पॉइंट हो गए मालिक, मिनिमम 2-3 मार्क्स तो हो गए अभी। या नेचर ऑफ एक्शन, इट इज वॉलेंटरीली एक्शन टेकन बाय द मेंबर, खुद होके अमोल कासार ने खुद की इच्छा से सेल किया। इट इज इनवॉलेंटरीली एक्शन, इट इज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। इनवॉलेंटरी, अमोल कासार की मर्जी क्या? नहीं सर, अमोल कासार ही नहीं है, या अमोल कासार पागल हो गया, या अमोल कासार इंसॉल्वेंट हो गया, व्हाटएवर। तो इस केस में कोई मर्जी नहीं है, लेकिन ट्रांसफर में अमोल कासार की इच्छा से ही हुआ चीज। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। मालिक आगे 5वां पॉइंट, कंसिडरेशन मतलब पैसा। पैसा, अरे अमोल कासार ने अगर शेयर आपको दिया, बेचा मैंने, तो मैं पैसा लूंगा कि नहीं लूंगा? हाँ। गिफ्ट दिया तो नहीं लूंगा। तो अगर अदर देन गिफ्ट में मैं पैसा कंसिडरेशन चार्ज करूंगा, लेकिन ट्रांसमिशन में बोलो ऑपरेशन ऑफ लॉ, मैं हुई नहीं, मैं पागल हूं, तो भी पैसे का सवाल ही नहीं आता। पढ़ते समझते। द बायर हैज टू पे कंसिडरेशन दैट इज मनी टू द मेंबर फॉर द शेयर ट्रांसफर अनलेस गिवन एज अ गिफ्ट। तो गिफ्ट के केस में नहीं होगा, लेकिन जनरली कंसिडरेशन होता है ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में देते। नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, अंडरलाइन करना, ट्रांसमिशन में कोई कंसिडरेशन नहीं होता। द लीगल हेयर और ऑफिशियल रिसीव्ड नीड टू पे फॉर द शेयर्स। यस सर, इतनी बात है। लीगल हेयर को अपना जो है और ऑफिशियल रिसीव्ड नीड नॉट टू पे द शेयर, उसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, दैट्स व्हाई नो कंसिडरेशन। बट ऑब्वियस की बात है यार, मैं नहीं तो मेरे बाद जो मेरे 50 करोड़ रुपए के शेयर हो गए वो मेरे घर वालों को मिल जाएंगे, थोड़ी ना कंसिडरेशन की बात होगी। यस सर। लाइबिलिटी 5 पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं थी, डिटेल में बताने के बाद फटाफट रिवाइज भी कराऊंगा, तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन आपका हो ही जाएगा, इसके बाद कभी लोड नहीं रहेगा। द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड आफ्टर द शेयर आर ट्रांसफर्ड। एक बार मैंने क्या किया, मेरे शेयर XYZ पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, मैंने वो भी ट्रांसफर कर दी करके। बट ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। यस सर, क्योंकि मैं नहीं था, बराबर,
मेरे शेयर्स मेरे जाने के बाद, मेरे पागल होने के बाद या इंसॉल्वेंट होने के बाद, अगर मेरे जाने के बाद और पागल होने के बाद मेरे रिप्रेजेंटेटिव के पास आए तो मेरे शेयर्स के साथ साथ मेरी लायबिलिटी भी हो जाएगी, क्योंकि उनको पैसा तो मिल रहा है कि नहीं, हाँ या ना। मतलब मैं नहीं हूं तो मेरा सारा पैसा उनको मिला, मेरे लीगल हेयर्स को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो उनको पैसा मिला तो उसके साथ मेरी लायबिलिटी भी जाएंगे। लेकिन मैंने सेल, समझ में आ रहा है? तो इस केस में मेरी लायबिलिटी अगर मैं ट्रांसफर करता हूं, मैं जिंदा हूं और मैं ट्रांसफर करता हूं तो लायबिलिटी भी चलेगी, मेरे पे कोई बर्डन नहीं है। मेरे मरने के बाद वॉलेंटरीली अगर वो ट्रांसफर हुआ है तो लायबिलिटी रहेगी, मतलब मेरे लीगल हेयर्स को पैसा चुकाना पड़ेगा, जो मेरे मतलब मेरे शेयर से रिलेटेड जो भी लायबिलिटी है। Instrument of transfer. Instrument of transfer has to be submitted by the transferor to the company and no instrument of transfer is needed. कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बराबर, क्योंकि ये तो वॉलेंटरीली हुआ है, बाय लॉ हुआ है। किसमें? ट्रांसमिशन में। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कहाँ पे रिक्वायर है? ट्रांसफर में, ट्रांसफर ऑफ शेयर में। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो सर 4 ही लिखने थे, 5, 6, 7 हो गए हमारे, और 6, 7 तो लिखोगे आप लोग, और 3 पढ़ लेते, कोई इजी पॉइंट आया तो वो लिखते आएगा। कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर में? ट्रांसफर ऑफ शेयर में, इन ट्रांसफर ऑफ शेयर देयर आर 2 पार्टी इन्वॉल्व, द मेंबर हु कॉल्ड द ट्रांसफरर एंड द बायर हु कॉल्ड ट्रांसफरी। खत्म सर, लर्न हो गया ये पॉइंट। सर ट्रांसफर में कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं? ट्रांसफर में 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। बोलो कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं? 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, एक ट्रांसफरर और दूसरा ट्रांसफरी। जो सेलर है उसे ट्रांसफरर कहते हैं और जो शेयर को बाय कर रहा है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफरी कहते हैं। पॉइंट हुआ क्या लर्न? पार्टी इन्वॉल्व में देयर आर 2 पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर, वन is the seller, another is buyer. Seller is also called as transferer, buyer is also called as transferee. मालिक खत्म। यहां पे पढ़ते ट्रांसमिशन में there is only one party, वाह वाह, the legal heir of the member in case of death of the member और legal representative। खत्म सर, मैं तो हुई नहीं तो क्या एक पार्टी है ही नहीं। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू जो बचा हुआ पार्टी है लीगल है, उनको शेयर क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएगा। तो मालिक पार्टी इन्वॉल्व in transfer there are 2 parties, in transmission there is only one party। I repeat, बोलो चलो, ये पॉइंट तो लिखते आएगा भाई, बोलो मेरे साथ ये पॉइंट करना है। ट्रांसफर में 2 पार्टीज होती है, ट्रांसमिशन में 1 पार्टी होती है। बोलो चलो, ट्रांसफर में 2 पार्टी होती है, ट्रांसमिशन में 1 पार्टी होती है। यस सर। स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी एज पर द मार्केट वैल्यू शेयर हैज टू बी पेड, नो स्टैंप ड्यूटी इज टू बी पेड। खत्म सर, ये 2 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं। पहला पार्टी इन्वॉल्व, कितने थे? 2 और 1। स्टैंप ड्यूटी, कहां पे स्टैंप ड्यूटी देना है? ट्रांसफर ऑफ शेयर में स्टैंप ड्यूटी देनी है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में स्टैंप ड्यूटी देनी नहीं है। लर्न हो रहा है क्या एवरीवन? बोलो, ट्रांसफर ऑफ शेयर में स्टैंप ड्यूटी देना है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में देयर इज नो स्टैंप ड्यूटी। ओके सर, खत्म सर, मालिक 9 पॉइंट हो गए, डन। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन खत्म। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 से, जैसे मैंने कहा था ना, 4, 5, 6, 7, 8 से कोई डिस्टिंग्विश नहीं आता। अब 9, 10, 11, 12 इतने डिस्टिंग्विश करा के दिया, लाइव जिंगल वाला खत्म, कुछ टेंशन नहीं रहेगा। ओके फटाफट ट्रांसफर ट्रांसमिशन लास्ट टाइम फटाफट बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर सबका ध्यान होना चाहिए। सर कितनी बार बता रहे हो? हर एक बच्चा जिसने कभी भी नहीं किया रहेगा उसे भी लिखते आना चाहिए, और हर जो टॉपर जो देख रहा है उसको भी अभी कुछ गलतियां वो ना करे करके। सबसे पहले क्या लिखना है? मीनिंग। 9 में से आपको एटलीस्ट 7 पॉइंट लिखते आने चाहिए ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में। मीनिंग बोलो क्या? ट्रांसफर मींस वॉलंटरीली ट्रांसफर, और यहां पे क्या रहेगा? ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। मीनिंग में ये 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हेन डन, ट्रांसफर मेरी इच्छा से जाता है। ट्रांसमिशन जब अगर मैं मर गया, अगर मैं इंसॉल्वेंट हो गया, अगर मैं इनसेन हो गया। इनिशिएटेड, खुद ट्रांसफरर इनिशिएट करता है, इस केस में लीगल हेयर करेंगे, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू होता है। नेचर ऑफ एक्शन, वॉलेंटरीली है ट्रांसफर में, ट्रांसमिशन में इनवॉलेंटरीली एक्शन है। देखो ट्रांसफर इज वॉलेंटरीली, ट्रांसमिशन इज इनवॉलेंटरीली। ओके सर, नेचर ऑफ एक्शन हो गया। देन आफ्टर सर कंसिडरेशन, ट्रांसफर में कंसिडरेशन होता है अनलेस जब तक वो गिफ्ट ना दे, ट्रांसमिशन में नो कंसिडरेशन। लाइबिलिटी, ट्रांसफर में जैसे ही शेयर गया लाइबिलिटी भी गई, लेकिन ट्रांसमिशन में लाइबिलिटी रहती है, लीगल हेयर पे जाएगी। इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर में इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ट्रांसमिशन में जरूरत नहीं है। parties involved, there are 2 parties in transfer case, one is the transferer, another is the transferee, but in इसमें ट्रांसमिशन में क्या होता है? only one party involved। समझ में आया? yes sir। okay, स्टैंप ड्यूटी, ट्रांसफर में स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, ट्रांसमिशन में नहीं देना पड़ता। इतना अगर मैं स्टार्टिंग में बताया था तो भी चलता ना, फिर तो सर 20 मिनट में लेक्चर हो जाता। लेकिन सर और मैडम, जो बच्चा जिसने किधर भी क्लास नहीं किया लेकिन पहली बार देख रहा है, मालिक उसको भी समझे और लाइन में लिखते आए भाई, तो 2 बार आप 3 बार देखो तो डेफिनेटली आप एज इट इज आंसर लिख के आओगे।
ओके चलो चैप्टर नंबर 9 के अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आ गए, उसमें से वन ऑफ द डिस्टिंग्विश इज डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। डिपॉजिटरी चैप्टर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक बार देख लो तो आपके इस क्वेश्चन के 4 में से 4 मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। देखो ना, ये सैंपल पेपर में भी आया है, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। तो चैप्टर नंबर 9 से तो एक डिस्टिंग्विश आने वाला है, तो क्यों ना हम लोग पूरा ध्यान दें। देखो मीनिंग लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक मोड इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। जब सर आप फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर को कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो उसे क्या कहते हैं? डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। आई रिपीट, मेरे साथ सब लोग ध्यान देंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक मोड इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक में डीमटेरियलाइज कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं? डीमटेरियलाइजेशन। मैंने आपको एक रेगुलर सेशन में वो एमआरएफ के, वो दादाजी के शेयर वाली क्लिप भी दिखाई थी कि एक बंदा रहता है, उसको दादाजी के शेयर मिलते हैं एमआरएफ के, एंड फिर वो फोन करता है, वो जो न्यूज चैनल होते हैं करके, राइट? तो उनको वो बिजनेस चैनल को फोन करता है और बोलता है सर इतने इतने शेयर मिल गए। तो क्या कहते हैं, पहले आपके फिजिकल शेयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, बराबर है? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमटेरियलाइजेशन। और कुछ तो 100 करोड़ के ऊपर शेयर होते हैं, बच्चे की चांदी हो जाती है, ठीक है। एनीवेज, लेकिन मुद्दा क्या था मीनिंग में? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक, इट इज कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन। व्हाट इज रीमटेरियलाइजेशन? डिफाइन द टर्म में आता है। देखो ये भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं। रीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, इट इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। वाह सर, क्या है? वाइस वर्सा बात कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसे रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं, और जब हम फिजिकल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक में कहते हैं उसे डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया कन्वर्जन। अब फटाफट होगा। अंडर दिस प्रोसेस डीमटेरियलाइजेशन में द पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू डिजिटली और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिक्योरिटी। वही तो पॉइंट रिवाइज किया है। देखो कितना इजी है पॉइंट्स बनाना। पहला मीनिंग लिखा, मीनिंग के बाद ही उसको कन्वर्जन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, अंडर दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल और पेपर फॉर्म। वाह सर, जो बच्चा शांति से कर रहा है सर, 4 में से 2 पॉइंट तो खत्म हो गए यहीं पे। पहला मीनिंग इजी था, दूसरा कन्वर्जन, इसमें क्या था? डीमटेरियलाइजेशन में फिजिकल फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म, खत्म सर दूसरा पॉइंट। तीसरा, कौन से फॉर्म का यूज किया जाता है? जैसे एडमिशन फॉर्म भरते हो ना आप, ए फॉर्म बी फॉर्म सी जो भी रहेगा, वैसे इस डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन में भी कुछ फॉर्म होते हैं। जैसे कि डीमटेरियलाइजेशन के लिए डीआरएफ फॉर्म यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, फ्रॉम इन्वेस्टर टू डीपी देना पड़ता है। और रीमटेरियलाइजेशन में आरआरएफ फॉर्म यूज होता है, दैट इज रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म उसे कहते हैं, फ्रॉम इन्वेस्टर टू डीपी। दोनों फॉर्म इन्वेस्टर टू डीपी जाते हैं। डीपी मतलब क्या? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मैंने कहा था ना, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, राइट, आपका जीरोदा, ये क्या है सर? ये डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। मुद्दा क्या था? कौन सा फॉर्म यूज होता है मालिक? डीआरएफ, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म यहां पे यूज होगा। कितना फालतू पॉइंट है सर, डीमटेरियलाइजेशन लिख रहे तो डीआरएफ ही होगा ना, रिक्वेस्ट फॉर्म तो कॉमन है, और रीमटेरियलाइजेशन में आरआरएफ क्या है सर? वो रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, खत्म। कौन किसे देगा? इन्वेस्टर देगा डीपी को। लर्न हो गया पॉइंट, 1 मार्क्स जेब में। याद आएगा आपको? डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन में फॉर्म लिखना है, यूज ऑफ फॉर्म, डीआरएफ और आरआरएफ। सीक्वेंस, दिस इज इनिशियल प्रोसेस, इट इज प्राइमरीली एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द डिपॉजिटरी। यस सर, कि ये प्राइमरीली फंक्शन होता है, इनिशियल प्रोसेस है कि जिसके पास फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी है, पुराने शेयर, वो कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रॉनिक में। बट सीक्वेंस के केस में ये रिवर्स प्रोसेस है। क्या आप अग्री करते हो? रिवर्स सर मतलब पहले फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक में गए, अब इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल आ रहे, मतलब उल्टा आ रहे, रिवर्स प्रोसेस। ध्यान में रहेगा। रीमटेरियलाइजेशन रिवर्स क्यों है? फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक जाना ओके, सीधा खा रहे, लेकिन उल्टा रिवर्स आ रहे, इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल। इट इज सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ द डिपॉजिटरी। ऑलरेडी डीमैट सिक्योरिटीज आर रिमैटेड। समझ में आ रहा है? उसको डीमैट में था, उसको मैं रिमैट कर दिया, मतलब फिजिकल फॉर्म में ला दिया करके, ऐसे उनका कहना है। इसके बारे में डिटेल मैंने रेगुलर बैच में डिस्कशन किया था। Identification of the securities. Dematted security have no distinctive number. They are fungible, and rematted securities have a distinctive number as issued by the company. तो इनके distinctive number नहीं होते, इनके distinctive number होते हैं। इसके बारे में भी डिटेल बताया था।
सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी। सर यहां तक तो ऑलरेडी आपके 4 मार्क्स डन हो चुके हैं, आपने 5 पॉइंट लिखे होंगे, लेकिन हम आगे और भी पॉइंट पढ़ते हैं तो 9 में से कोई 5-7 पॉइंट भी याद आएंगे तो अच्छी बात है। डीमैट सिक्योरिटी मेंटेनेंस अथॉरिटी क्या है? डिपॉजिटरी इज कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड। कौन कस्टोडियन रहेगा? अंडरलाइन करना इस वर्ड को, डिपॉजिटरी। आपके टेक्स्ट बुक में भी सेम ही है, डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड। कहां पे? डीमैटेरियलाइजेशन में। आई रिपीट, पहले समझ लो फिर फटाफट चीजें हो जाती है। डिपॉजिटरी क्या होता है वो मैंने बताया करके, राइट? डिपॉजिटरी इज द कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी एंड रिकॉर्ड डीमैटेरियलाइजेशन में। और रीमैटेरियलाइजेशन में कौन होता है? द इशूइंग कंपनी इज द रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी, सिक्योरिटी एज मेंटेन बाय द इन्वेस्टर। तो कौन मेंटेन करता है? इन्वेस्टर मेंटेन करता है, और इशूइंग कंपनी रिकॉर्ड को मेंटेन करेगी। तो रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी इज योर इशूइंग कंपनी एंड सिक्योरिटी एज मेंटेन बाय द इन्वेस्टर। किसमें? रीमैटेरियलाइजेशन में। और डीमैटेरियलाइजेशन में पूरा काम कौन करता है मालिक? डिपॉजिटरी करता है। समझा ये पॉइंट? हाँ। डिफिकल्ट कौन रहेगा? डीमैट इज इजी प्रोसेस, ऑल्सो इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या ये पॉइंट लिखते आएगा क्या रे आपको? चलो ऊपर के 2 पॉइंट लेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 3 पॉइंट होने के बाद डिफिकल्टी इन प्रोसेस ये वाला पॉइंट याद आएगा कि नहीं आएगा? डीमैटेरियलाइजेशन प्रोसेस इज इजी एंड ऑल्सो नॉट टाइम कंज्यूमिंग, वेयरएज रीमैट इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ध्यान दो यहां पे, जिनका ध्यान नहीं, एवरीवन। डीमैटेरियलाइजेशन इजी प्रोसेस, टाइम सेविंग प्रोसेस। रीमैटेरियलाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम रीमैटेरियलाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग है। लिक्विडिटी की बात करते हैं। लिक्विडिटी मतलब सर तुरंत बेच के कैसा पैसा मिलेगा, वैसे वाली बात। डीमैटेरियलाइजेशन हेल्प इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, इन्वेस्टर कैन इजीली सेल शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट क्विकली। तो मेरे पास 50,000 के शेयर है डीमैट फॉर्म में, तुरंत मैंने बेचा, मेरे पैसे खत्म, मतलब मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, तो इजी है ना। लेकिन फिजिकल फॉर्म में शेयर है तो मेरे को एक मार्केट में जाना पड़ेगा, वो बेचना पड़ेगा, फिर पैसे आएंगे। तो देखो रीमैटेरियलाइजेशन रिड्यूस लिक्विडिटी, इतना ही पॉइंट लिखा तो भी चलेगा। चलो एवरीबॉडी लिक्विडिटी बोलो मेरे साथ, जोश चाहिए एक आप में। Dematerialization help in increasing liquidity, whereas rematerialization reduce the liquidity. बोलो, रिपीट करो। Dematerialization help in increasing liquidity, whereas rematerialization reduce the liquidity of the shares. Since the share are in the paper form, it is difficult to liquidate the investment quickly. सर लिखते आएगा क्या पॉइंट? यस सर। डीमैटेरियलाइजेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग, क्यों सर? डीमैट फॉर्म में शेयर है। रीमैटेरियलाइजेशन रिड्यूस करेंगे लिक्विडिटी, क्योंकि क्या पेपर फॉर्म में है शेयर। ओके मालिक, चलो ये वाला पॉइंट हो गया। दोस्तों भाइयों और बहनों, एक ही डिस्टिंग्विश है, ये वाला जो इंपॉर्टेंट भी है। डीमैटेरियलाइजेशन एंड रीमैटेरियलाइजेशन पॉइंट खत्म। अब एज यूजुअल हम फटाफट 1 मिनट के अंदर इस चीज को रिवाइज करेंगे और देखो आपको आंसर आएगा। बोलो मीनिंग। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन द फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड डीमैटेरियलाइजेशन। व्हेन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये प्रोसेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका पहला और दूसरा पॉइंट डिफर होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग इनटू व्हाट? सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट, इसको कहेंगे रीमैटेरियलाइजेशन। कन्वर्जन अंडर द प्रोसेस, पेपर वाला सिक्योरिटी किस में होता है? इलेक्ट्रॉनिक में होता है कन्वर्जन। और यहां पे रीमैटेरियलाइजेशन में आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कन्वर्ट होते हैं फिजिकल या पेपर फॉर्म में। दूसरा पॉइंट डन। तीसरा, कौन से फॉर्म यूज होते हैं? DRF कहां पे होगा? डीमैटेरियलाइजेशन में। RRF कहां पे होगा? रीमैटेरियलाइजेशन में। 3 पॉइंट डन। सीक्वेंस, पहले क्या होता है? डीमैटेरियलाइजेशन। सेकेंडरी कौन सा है? रीमैटेरियलाइजेशन। 4 पॉइंट डन, 4 मार्क डन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिक्योरिटी, दे आर क्या? डिस्टिंक्टिव नंबर है कि नहीं? डीमैटेरियलाइजेशन में डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होते, रीमैटेरियलाइजेशन में डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। 5 पॉइंट डन। सिक्योरिटी मेंटेनेंस, डिपॉजिटरी यहां पे करता है, वहां पे कंपनी रिकॉर्ड रखती है, और बंदा जो भी सिक्योरिटी से मेंटेन करता है इन्वेस्टर। डिफिकल्टी, कौन सा प्रोसेस ज्यादा डिफिकल्ट है? सर डीमैटेरियलाइजेशन इजी है और टाइम सेविंग है। रीमैटेरियलाइजेशन टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। लिक्विडिटी, इंक्रीज लिक्विडिटी क्या होगा? डीमैटेरियलाइजेशन। रिड्यूस क्या होगा? रीमैटेरियलाइजेशन। खत्म सर। सर इतना अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, प्लीज ध्यान दो, राइट? आप ऑलरेडी 1.5 के अगर स्पीड पे देख रहे हो तो और अच्छा, स्पीड ज्यादा हो रही है तो स्पीड कम करो, लेकिन आपको 100% एक्यूरेसी के साथ लेक्चर देखना है। और 2 घंटे में कोई 12 मार्क्स दे तो सर क्यों नहीं चाहिए?
पहला एक लेक्चर मेरा 50 मिनट्स का है, ये लेक्चर कुछ 30-40 मिनट का बनेगा या जो भी होगा आगे जितना भी टाइम, लेकिन सर 12 में से 12 मार्क्स आने चाहिए। घाई मत करो, आराम से देखो, 10 बार सुनो लेक्चर को। जब जब आप बोर हो रहे हो हेडफोन डाल लो सर, टाइम देख लो, नोट कर लो कि डीमल्टिप्लिकेशन रीमल्टिप्लिकेशन इस टाइम पे चालू हुआ है, पूरा लेक्चर देख लेने का। समझा एवरीवन? यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, दैट इज योर इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मालिक, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। देखो यहां पे पूछा गया है अगेन, इंटरिम डिविडेंड एंड व्हाट, फाइनल डिविडेंड। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आया तो आपको आना ही चाहिए, ध्यान दो। मीनिंग इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? Interim dividend is a dividend which is declared and paid between 2 annual general meeting of an accounting year. शांति से मैं पहले लर्न करा के दूंगा, फिर फास्ट में तो आप कर ही लेते हो। सर इंटरिम डिविडेंड, सर और मैडम एवरीवन हेलो, यहां पे ध्यान दो। इंटरिम डिविडेंड इज द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। मीनिंग लिखना है, मस्त हेडिंग देने का, लिखने का इंटरिम का मतलब, जो डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड किया जाता है बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, जो एक अकाउंटिंग ईयर में होता है, उसे इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है। और फाइनल डिविडेंड इज द डिविडेंड विच इज डिक्लेयर एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अंडरलाइन करना, आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर इट इज योर फाइनल डिविडेंड। एंड इंटरिम डिविडेंड में क्या आएगा मालिक? बिटवीन द 2 AGM। डिक्लेयर्ड बाय, कौन डिक्लेयर करता है? तो इंटरिम डिविडेंड डिसाइड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बोर्ड मीटिंग। बोलो क्या? इंटरिम डिविडेंड डिसाइड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन बोर्ड। रिपीट, तीसरी बार मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलना है, उस चीज को समझना है। हेडिंग क्या है? डिक्लेयर्ड बाय। बोलो, interim dividend decided and declared by board of director in board meeting, whereas final dividend decided and recommended by board of director and it is declared by shareholder in AGM। मालिक ध्यान दो, फाइनल डिविडेंड क्या होता है? उसे डिसाइड और डिक्लेयर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, लेकिन उस चीज को जो होता है ना, डिसाइड और रिकमेंड तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, लेकिन उसको डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर शेयर होल्डर करता है। आई रिपीट, चलो मैं एक सवाल पूछता हूं आप लोगों को, दूसरा पॉइंट है, ध्यान देना, आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का भी पॉइंट खत्म हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर। डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर। इंटरिम डिविडेंड रिकमेंड कौन करता है? डिसाइड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनल डिविडेंड डिसाइड और रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो मालिक इंटरिम डिविडेंड का लैंग्वेज हो गया कि वो डिसाइड भी वही करता है, रिकमेंड भी वही करता है। रिकमेंड मतलब डिसाइड भी वही करता है, डिक्लेयर भी वही करता है। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन से मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में। वेयर फाइनल डिविडेंड कौन डिसाइड और रिकमेंड करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन उसको डिक्लेयर कौन करते हैं? शेयर होल्डर। कौन से मीटिंग में? एनुअल जनरल मीटिंग में। समझ में आया? 2 मीटिंग के नाम याद रखने हैं। बोर्ड मीटिंग कहां पे? इंटरिम में। और एनुअल जनरल मीटिंग कहां पे? फाइनल डिविडेंड में। देखो हो रहा है अच्छे से, राइट? ये अगर क्या तो आपके बाकी के क्वेश्चन भी बहुत भारी हो जाएंगे। ऑथोराइजेशन, इट कैन बी डिक्लेयर ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट। यस, तो AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होना चाहिए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। इट इज डिक्लेरेशन डज नॉट नीड ऑथोराइजेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी मैंने आपको बताया था, AOA और MOA का फर्क क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन फिलहाल ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ही आपको याद में रखना है। चलो 3 पॉइंट हो गए, 3 मार्क्स जेब में अभी भी आपके। ऑथोराइजेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑथोराइजेशन लगता है किस में? इंटरिम डिविडेंड में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का AOA का ऑथोराइजेशन नहीं लगता किस में? फाइनल डिविडेंड में। एवरीवन आ रहा है क्या? यस सर, बहुत होशियार हो आप लोग दोस्तों। और मैं कुछ बाकी का टाइम पास भी नहीं कर सकता बिकॉज आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, नहीं तो बहुत मजा मस्ती से अपन लेक्चर करते हैं। लेकिन अब आपके टाइम, लिमिटेड टाइम को कंसीडर करते हैं, हम 2 2 पॉइंट ही बात कर रहे हैं सारे लेक्चर में। मीनिंग हो गया, डिक्लेयर्ड बाय हो गया, ऑथोराइजेशन हो गया। तीसरा पॉइंट, व्हेन इट इज डिक्लेयर, it is declared between 2 annual general meeting of the company and it is declared at the annual general meeting of the company। चौथा पॉइंट तो सर हाथ का मार्क्स है, हेडिंग से भी याद रखना है। when it is declared, interim dividend declared between 2 annual general meeting and final dividend declared at the annual general meeting। okay, rate of dividend,
रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड। याद रखना, अगर फाइनल डिविडेंड 10% होगा तो इंटरिम डिविडेंड क्या होगा, 4%। एंड द रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलवेज हायर देन द इंटरिम डिविडेंड। सर ये तो कितना फालतू पॉइंट है, ये तो याद रहना ही रहना चाहिए। रेट ऑफ एंड इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड एंड रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज हायर देन इंटरिम डिविडेंड। सोर्स क्या है, पैसा कहां से आएगा? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द करंट अकाउंट ईयर। सिर्फ करंट अकाउंट ईयर से ही पैसा आना चाहिए, कहां पे, इंटरिम डिविडेंड में। वेयर एज फाइनल डिविडेंड इट इज डिक्लेयर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक करंट ईयर का प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट। सर ये कैपिटल प्रॉफिट बात किया, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बार ये पूछा जाता है क्या डिविडेंड का पैसा कैपिटल के अमाउंट में से दिया जाता है क्या, तो आंसर इज नो। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट में से दिया जाता है क्या, तो आंसर इज यस। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या मालिक, मैं टीचिंग कर रहा हूं लेकिन मैंने क्या किया सर, मेरे सारे बेंचेस बेच दिए, तो असेट बेच के मैंने पैसा कमाया, राइट। तो मैंने कैपिटलाइजेशन, उस दिन मेरा प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट अलग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलग। कैपिटल में से आप नहीं देते, इतना याद रखो। रेगुलर लेक्चर में बहुत डिटेल में मैंने ये चीज समझाई है, अब आपके पास भी टाइम कम है। लेकिन कैपिटल प्रॉफिट आया तो ये गलत नहीं, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट दिया है वर्ड, समझा। कैपिटल में से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, कैपिटल प्रॉफिट में से दे सकते हो। मनी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर जो भी होगा एक्सेट्रा। तो सर और मैडम सोर्स देखो, इंटरिम डिविडेंड का सोर्स क्या है, सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट। वेयर एज फाइनल डिविडेंड के बहुत सारे सोर्सेस है, समझा। अकाउंटिंग एक्सपेक्ट, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में देते हैं तो फाइनल अकाउंट तब तक बनानी होता है। और फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर ओनली आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज। खत्म सर, कि जब फाइनल अकाउंट्स आपके बन जाएंगे तो ही आपका ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा करके। मालिक समझा क्या? 7 पॉइंट एवरीबॉडी। अब मैंने बहुत डिटेल में समझाने के बाद फटाफट जब बताऊंगा तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा। इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड जैसे पेपर में आए तो सबसे पहले मीनिंग लिखना। बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग जो डिक्लेयर होता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और एट द एंड ऑफ द, जब आपका आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो डिक्लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, फाइनल डिविडेंड कहते हैं। डिक्लेयर्ड बाय हुम, इंटरिम डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वेयर एज फाइनल डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर एंड द एनुअल जनरल मीटिंग। और एक पॉइंट आप बना सकते हो, जैसे कि इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में होता है, ये एनुअल जनरल मीटिंग जैसे यहाँ पे लिखा है। ऑथराइजेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन चाहिए, कहां पे, इंटरिम में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ऑथराइजेशन नहीं चाहिए फाइनल में। व्हेन इट इज डिक्लेयर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग, देखो ये एक पॉइंट रिपीट हो गया लेकिन पॉइंट बनाना है आपको, अंदर से हेडिंग लिखना है। एंड इट इज डिक्लेयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग, फाइनल वाला। रेट ऑफ डिविडेंड, किसका रेट कम रहेगा, इंटरिम डिविडेंड का रेट कम रहेगा कंपेयर टू फाइनल, और फाइनल डिविडेंड का रेट हमेशा ज्यादा रहेगा इंटरिम से। सोर्स क्या है, इंटरिम वालों का सोर्स सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट है, और फाइनल वालों का सोर्स क्या है सर, करंट ईयर का प्रॉफिट, उसका रिजर्व, उसका कैपिटल प्रॉफिट, गवर्नमेंट ने दिया हुआ पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लिख दो करके। अकाउंटिंग, सर अकाउंटिंग होने से पहले, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट होने से पहले आपका क्या दिया जाता है, इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है, और अकाउंटिंग क्लोज होने के बाद क्या दिया जाता है, फाइनल डिविडेंड दिया जाता है। समझा क्या एवरीबॉडी? ये मैंने पहले रेगुलर बताया और फिर मैंने क्या बताया, एकदम फास्ट पढ़ाया। तो अब रेगुलर समझने के बाद आपको ये भी समझता है। एवरीवन सीधा ऐसे पढ़ा था, 15 मिनट में सारे डिस्टिंग्विश हो जाते और क्या पता सब बाउंसर भी जाते, लेकिन अब ऐसे नहीं होना चाहिए। मालिक इस चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। पढ़े क्या, जो उसके साथ बैठे हो ना, समझ रहे हो ना, लेक्चर स्पीड बढ़ाओ लेकिन स्किप मत करो। समझ में आ रहा है क्या, आपको हर एक पॉइंट समझना जरूरी है। और आप 2 घंटे भाई, 2 जिंदगी में 12 मार्क्स, 12 में से 12 और 20 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव के मिलेंगे, 32 तो इधर ही हो गए। ठीक है सर, चलो जाते आगे। और कॉलेज के 20 मार्क, 52 मार्क्स हो गए आपके इतने क्वेश्चन करने से। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मीनिंग, बोलते कॉलेज में 20 में से 20 देंगे क्या सर, चांसेस तो बहुत ज्यादा है। पढ़ते हैं, चलो फोकस करो एवरीवन, सबका ध्यान होना चाहिए। पानी वानी पी लो, लेक्चर पॉज कर दो, लगता है तो मस्त पानी पियो, वापस से बैठो। लेकिन हर एक डिस्टिंग्विश मैं टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपका परफेक्ट होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। डिविडेंड और इंटरेस्ट, सर डिविडेंड किस पे देते हैं, बोलो बोलो बोलो, शेयर्स पे। इंटरेस्ट किस पे देते हैं, जो बोरोड कैपिटल होता है। पढ़ते हैं, डिविडेंड्स इज द रिटर्न पेएबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द शेयर कैपिटल। क्या है सर, शेयर होल्डर को दिया जाता है डिविडेंड, जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर कैपिटल में।
इंटरेस्ट इज अ रिटर्न पेएबल टू द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जैसे कि कौन कौन होगा, डिबेंचर होल्डर हो गया, डिपॉजिट होल्डर हो गया, लोन गिवन बाय द कंपनी हो गया। तो ये सारी चीजें कि डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, इन क्रेडिटर को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, और शेयर होल्डर को क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। मीनिंग में ये वाला पॉइंट खत्म। समझा क्या एवरीबॉडी? बोलो मीनिंग में क्या आएगा? सर डिविडेंड इज द रिटर्न पेएबल टू हुम, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जिन्होंने क्या किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। और इंटरेस्ट मतलब क्या? मीनिंग इंटरेस्ट इज द रिटर्न पेएबल टू हुम, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिविडेंड रिटर्न पेएबल टू शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट रिटर्न पेएबल टू क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। दूसरा गिवन टू, it is paid to the member that is a invest owner of the company, और interest paid to the creditor of the company। सिंपल सा पॉइंट था ना सर। डिविडेंड ओनर, शेयर होल्डर क्या होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, और डिबेंचर होल्डर मतलब जो भी बोरोड कैपिटल में वो क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिटर को दिया जाता है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब भाई क्या कंपलसरी देना है, नहीं देना है, क्या पढ़ते हैं। It is to be paid only when the company made profit. Therefore, there is no obligation or compulsion to pay dividend. Yes sir. Dividend के केस में अगर प्रॉफिट हुआ तो देना है, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड की बात ही नहीं आती है। लेकिन ये जब बात आती है इंटरेस्ट की, तो आपको कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट इज नॉट लिंक टू द प्रॉफिट। यस, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ इससे कुछ लेना देना नहीं है ऑफ द कंपनी। पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एंड द कंपलसरीली पेड बाय द कंपनी। तो कंपनी को कंपलसरी ऑब्लिगेटरी है, ये देना ही देना है। किसको? शेयर, अपने जो भी उनके क्रेडिटर है, बोरोड कैपिटल जिससे लिया हुआ है। समझ में आया क्या मालिक? ऑब्लिगेशन सर, डिविडेंड देने को कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मत दो। ये डिपेंड है कि आपके कंपनी का क्या पॉलिसी है। लेकिन इंटरेस्ट कंपलसरी देना पड़ता है, इसका कोई प्रॉफिट के साथ लिंक नहीं है। आपका प्रॉफिट हो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉस हो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। When it is payable, it is payable when company earns sufficient profit in the year of fulfilling all उसको obligation। सारे कंपनी ने अपने काम खत्म करने के बाद जो भी पैसा बचेगा प्रॉफिट में, उसमें से आपको उसको पैसा देना है। एंड इट इज पेएबल एवरी ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 कनेक्टेड है। देखो, ऑब्लिगेशन में हमने कंसेप्ट समझा, और व्हेन इट इज पेएबल में हमने वापस वो पॉइंट रिपीट किया। प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड दो, लेकिन प्रॉफिट लॉस का कुछ लेना देना नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। रेट डिविडेंड, इट इज पेड फ्लक्चुएटिंग रेट टू द इक्विटी शेयर होल्डर एंड लिंक टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग किसको रहेगा? इक्विटी वालों को। लेकिन इंटरेस्ट हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रेट रहेगा एंड प्री डिटरमाइन रहेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। मतलब में ध्यान दो दोस्तों, रेट में क्या लिखेंगे सर? पेपर में तो आ गया डिविडेंड और इंटरेस्ट, 4 मार्क्स लाने सर। 5वां पॉइंट लिख रहे हम लोग, पहले 3-4 तो हो गए, 4 में से 4 मिल भी गए, लेकिन 5-6 पॉइंट लिखने। रेट में लिखना कि सर इक्विटी शेयर का फ्लक्चुएटिंग रेट होता है, और डिविडेंड का जो लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है ना, वो फिक्स रेट होता है और वो प्री डिटरमाइन होता है। प्री डिटरमाइन मतलब क्या? अमोल का सर किसी कंपनी के डिबेंचर को लेने गया तो उसको पता होता है पहले इसका रेट 10% है, दैट्स इज प्री डिटरमाइन। रिजोल्यूशन, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड required board resolution and ordinary resolution at annual general meeting, while interim dividend can be paid by passing board resolution। सर ये ना ऑब्जेक्टिव में भी आता है, हाँ ध्यान दो। आप जब फाइनल डिविडेंड देते हो तो कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है? फाइनल डिविडेंड रिक्वायर्स अ बोर्ड रिजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टू एन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग में 2 रिजोल्यूशन है। जबकि जब आप इंटरिम डिविडेंड देते हो तो कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन। बोलो 3 बार रिवाइज करो। सर ये स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, बोर्ड रिजोल्यूशन क्या होता है, सब रेगुलर बैच में पढ़ा है कि आपके 100 लोग हैं तो सर 75% जनता ने वोट करना चाहिए कि हाँ 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 आई एम अग्री, ये स्पेशल रिजोल्यूशन हो गया। लेकिन मोर देन 51% भी जनता रही तो भी मतलब मेजोरिटी बोला तो हाँ भाई वैसे काम करो, ये अलग रिजोल्यूशन है। तो ये मैंने बताया था, लेकिन बाद ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ये सब चीजें मैंने बताई थी। बट मुद्दा क्या है? 2 रिजोल्यूशन, बोलो कौन सा? ऑर्डिनरी और बोर्ड रेजोल्यूशन, दोनों के दोनों कब लगेंगे? फाइनल डिविडेंड के वक्त। सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन कब लगेगा? इंटरिम डिविडेंड के वक्त। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ आपने लर्न कर लिया। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट रिक्वायर पासिंग रेजोल्यूशन एट एनी मीटिंग। खत्म हो गया सर। डिविडेंड देने के वक्त क्या रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्या? आंसर इज यस सर। फाइनल डिविडेंड देना है तो इंटरिम और बोर्ड, आपका ऑर्डिनरी और बोर्ड रिजोल्यूशन। इंटरिम डिविडेंड देना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन सिर्फ, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना है तो कोई भी रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। मालिक पॉइंट लर्न हुआ क्या?
हाँ क्या, यस और नो? यस सर, छठवां पॉइंट हो गया। आपको 5 6 7 पॉइंट तो भी लिखने, अगर 8 एक पॉइंट वहां पे बन रहे तो आप 12 में से 12 मार्क्स मिलेंगे। 4 भी लिख ले वर्स्ट सिनेरियो, लेकिन लिखते तो आना चाहिए, एज इट इज तो पॉइंट बनना चाहिए। रिजोल्यूशन डन, क्या इंटरेस्ट में नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा। क्या लगेगा वही बताया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिविडेंड्स इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज मतलब उसमें से डेफिनेटली मतलब वो कम करता है कंपनी का प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट होने के बाद हम उसमें से देते हैं करके। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए मालिक? कितने पॉइंट हो गए? 7 पॉइंट हुए ना शायद से। फटाफट रिवाइज करते हैं। यस, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 6 तो भी लिखने चाहिए आपने। सर आज तक ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे थे या पढ़ रहे थे, याद नहीं रह रहा था, अब सब याद रहेगा। देखो फटाफट रिवाइज करते हैं एवरीवन। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, रेगुलर सेशन के बाद अब रिवीजन की बात। मीनिंग सर, डिविडेंड इज अ रिटर्न पेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, राइट, जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर। एंड इंटरेस्ट इज अ रिटर्न पेबल टू क्रेडिटर, खत्म। गिवन टू, क्या मेंबर्स को डिविडेंड दिया जाता है जो ओनर होते हैं कंपनी के, और क्रेडिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, ऑब्लिगेशन, डिविडेंड देना ऑब्लिगेटरी नहीं है, इंटरेस्ट देना ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। व्हेन इट इज पेबल, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है डिविडेंड दे दो, कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो इरिस्पेक्टिव उनको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट। रेट सर, फ्लक्चुएटिंग रेट है इक्विटी शेयर्स पे, और यहां पे डिविडेंड इंटरेस्ट पे आप लोगों का रेट भी फिक्स होता है और प्री डिटरमाइंड होता है। रिजोल्यूशन सर, रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी और बोर्ड रिजोल्यूशन की बात आई है फाइनल डिविडेंड में, और बोर्ड रिजोल्यूशन से पास करना पड़ेगा इंटरिम डिवीजन में, लेकिन रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यहां पे इंटरेस्ट के केस में रिजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ता। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या है आपका इंटरेस्ट में। 7 पॉइंट खत्म मालिक। हेडिंग भी हो गया, पॉइंट भी हो गया। थोड़ा पेशेंस रखो, लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब आ रहा है आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मालिक ध्यान दो, ध्यान से इस लेक्चर को करो। अब तक पेशेंस रखा है और थोड़ा पेशेंस रखो, फटाफट हो जाएगा। मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, मीनिंग पे जाते हैं। मनी मार्केट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर शॉर्ट रन बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस। अंडरलाइन करना, जहां पे शॉर्ट रन बोरोइंग और लेंडिंग्स होती है, उस फाइनेंशियल मार्केट का कंपोनेंट है कौन सा? मनी मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट क्या? इज अ कंपोनेंट ऑफ अगेन कौन सा मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट व्हेन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेंडिंग टेक्स प्लेस। तो सर पहला पॉइंट लर्न मीनिंग का, बोलो चलो मेरे साथ। मनी मार्केट क्या है सर? जहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक्स प्लेस, एंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड मनी बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक्स प्लेस, दोनों फाइनेंशियल मार्केट के कंपोनेंट है। पहला पॉइंट डन। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, टाइम पीरियड। मनी मार्केट, इन मनी मार्केट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड हैव मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। मनी मार्केट में मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा? 1 साल या उससे कम। इन कैपिटल मार्केट द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड हैव मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। मालिक कितना सिंपल है कि इसमें से 4 में से 4 मार्क्स मिलने ही चाहिए। टाइम पीरियड बोलो, मनी मार्केट में लेस देन 1 ईयर, कैपिटल मार्केट में मोर देन 1 ईयर। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, परचेस अग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एक्सेट्रा आर द इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। और कैपिटल मार्केट, स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। कुछ एग्जांपल आपको लर्न करने, दैट्स इट। पर्पस ऑफ बोरोइंग, मनी मार्केट क्या है? फंड्स आर बोरोड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर, और यहां पे लॉन्ग टर्म फंड हेल्प टू एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस, एक्सपांड डाइवर्सिफिकेशन और परचेस फिक्स असेट। जो बड़े बड़े चीजों के लिए पैसे लग रहे हैं सर, नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के लिए मेरे को मनी मार्केट चल जाएगा, शॉर्ट टर्म फंड, लेकिन मेरे को बिल्डिंग खरीदनी है, मेरे को बिजनेस एक्सपांड करना है, ज्यादा पैसा लगेगा, तो क्या पे कौन सा यूज होगा? कैपिटल मार्केट में। इंस्टीट्यूशन देखो, मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट इन द मार्केट आर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल ब्रोकर। सिर्फ याद रखना है ये क्या है? पार्ट इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट के। वेरस कैपिटल मार्केट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आर द पार्टिसिपेंट ऑफ द दिस मार्केट करके। रिस्क क्या है? मनी मार्केट, रिस्क फैक्टर इज वेरी लेस। ये वाला पॉइंट तो याद रहेगा, मैं नहीं कहता सबके सब पॉइंट लर्न करो, 5 एक पॉइंट और लर्न करो। मनी मार्केट में रिस्क कम है बिकॉज मैच्योरिटी पीरियड इंस्ट्रूमेंट इज लेस देन 1 ईयर है। वही कैपिटल मार्केट में कंपेयर टू मनी मार्केट रिस्क क्या है? ज्यादा है, राइट? रिस्क इज मोर एज कंपेयर टू द मनी मार्केट एज व्हाट? क्योंकि उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है? ज्यादा है करके। यस सर, रिस्क हो गया। 4, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मनी मार्केट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस एज कंपेयर टू एज मनी मार्केट इज हाईली लिक्विड एंड सेफ। सेफ्टी है तो देखो भाई सिंपल है, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला फंड है, तो रिस्क कम तो रिटर्न भी क्या होगा? कम।
2 पॉइंट लर्न हो गए एक साथ। कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कंपेरेटिवली क्या रहेगा, हाई रहेगा। इकोनॉमी में रोल क्या है, मनी मार्केट। मनी मार्केट इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ फंड इन द इकोनॉमी एंड कैपिटल मार्केट हेल्प्स द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी। तो इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फंड मनी मार्केट करता है और मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कैपिटल मार्केट करता है। 8 पॉइंट तो मालिक फटाफट पढ़ेंगे, जितना इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से मैंने बताया, इसको ज्यादा डिटेल में हम गए नहीं, लेकिन हमको जितना आंसर चाहिए उतना तो आ ही जाएगा। ओके मालिक, फटाफट ध्यान दो। क्या था सर, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक्स प्लेस, मीनिंग में लिखने का, उसको क्या कहते हैं, मनी मार्केट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक्स प्लेस, फाइनेंशियल मार्केट का कंपोनेंट है कैपिटल मार्केट। पहला पॉइंट हो गया, 1 मार्क्स डन। दूसरा पॉइंट करते हैं, टाइम पीरियड, लेस देन 1 ईयर मनी मार्केट और मोर देन 1 ईयर कैपिटल मार्केट, 2 मार्क्स डन। इंस्ट्रूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, परचेस अग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर, ये यहां पे डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये 3 मार्क्स डन। पर्पस ऑफ बोरोइंग, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मनी मार्केट के यूज होता है, और लॉन्ग टर्म फंड जब चाहिए तो कैपिटल मार्केट यूज होता है, जैसे कि आपको एक्सपांशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है वगैरह वगैरह, फिक्स एसेट से रिलेटेड। इंस्टीट्यूशन याद रहा तो ठीक है, एक बार पढ़ते हैं तो रिस्क पे चले जाना सीधे सीधे। इंस्टीट्यूशन में आप सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक लिखो, वहां पे आप लिखोगे स्टॉक एक्सचेंज, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह, ये छोड़ दो, ये पॉइंट नहीं लिखा तो भी चलेगा। रिस्क, कहां पे रिस्क कम है, मनी मार्केट में रिस्क कम है, कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है। रिटर्न, रिस्क कम तो रिटर्न कम, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। तो मनी मार्केट में रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है, कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है कंपेयर टू मनी मार्केट। 2 पॉइंट हो गए सीधे सीधे। एंड लास्ट पॉइंट, रोल ऑफ इकोनॉमी, लिक्विडिटी ऑफ फंड, और वहां पे था मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। डन मालिक, समझा क्या, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब दोस्तों प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट करते हैं, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा और पेशेंस रखिए। 12 मार्क्स का सवाल है, इतना टाइम दिया है, थोड़ा और सही, और आपके लिए मेहनत चल रही है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिएगा, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। और ये सेकेंड लेक्चर में से ज्यादा एमसीक्यूज आने के चांसेस है, इसको बहुत शिद्दत से देखना। ओके, मीनिंग लिखो सर, प्राइमरी मार्केट, द इश्यू ऑफ न्यू शेयर by the company is done by the primary market, underline करना new share। The issue of new share is done by the company, the issue of new share by the company is done by the primary market, and security issued earlier are traded in the secondary market। मतलब सर नहीं समझा मीनिंग, फर्स्ट टाइम जो सिक्योरिटी इशू होती है, फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट, जो ऑलरेडी इशू हो गई है उसको वापस में ट्रेड करता हूं सेकेंडरी मार्केट। मीनिंग खत्म हुआ, यस मालिक। अब उसके बाद मीनिंग में एक बार हमने देखने के बाद अब हम आते हैं मोड पे। 1 मिनट, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, इट इन्वॉल्व डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी। तो अंडरलाइन करो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, द सिक्योरिटीज आर एक्वायर्ड फ्रॉम द अदर स्टेक होल्डर एंड इट इन्वॉल्व इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी। तो सर प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी, सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज। पार्टीज इन द एक्शन, parties dealing in this market are company and investor and parties dealing in this market only investor। तो सर प्राइमरी मार्केट में 2 पार्टी होती है, कंपनी एंड इन्वेस्टर, और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ कौन होते हैं, इन्वेस्टर करके। इंटरमीडियरी, अंडर राइटर आर द इंटरमीडियरीज, कौन से मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में। और सिक्योरिटी मार्केट में कौन इंटरमीडियरी होता है, ब्रोकर आर द इंटरमीडियरीज। तो सर पे अटेंशन, प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरी कौन है, अंडर राइटर, और सेकेंडरी मार्केट में ब्रोकर्स। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट इज फिक्स एज डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो पहले से फिक्स होती है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी का प्राइस क्या रहता है, फ्लक्चुएटिंग रहता है, वो डिपेंड होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट पे। दैट्स इट मालिक, आपका एसपी का सारा डिस्टिंग्विश खत्म। लेकिन इससे पहले इसको भी एज यूजुअल हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। प्राइमरी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट, मीनिंग पहले देखेंगे और आगे के पॉइंट्स भी करेंगे। इतने डिस्टिंग्विश करने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको 12 में से 12 मार्क्स लाने को नहीं रोक सकती। प्राइमरी मार्केट, द इश्यू ऑफ न्यू शेयर बाय द कंपनी इन द प्राइमरी मार्केट, पहला मीनिंग में, एंड सिक्योरिटी इशूड अर्लियर आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। पहला पॉइंट मीनिंग खत्म। जैसे आपका पहले पॉइंट का मीनिंग खत्म होता है, जाओ आगे, फिर आप देखना दूसरा पॉइंट आप लिखोगे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, बराबर। ओके,
पार्टीज इन एक्शन, यहां पे कितना है प्राइमरी मार्केट में, कंपनी एंड इन्वेस्टर दो पार्टी है, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर है। इंटरमीडियरी कौन है, प्राइमरी मार्केट में आपका इंटरमीडियरी है अंडरराइटर, सेकेंडरी मार्केट में आपका इंटरमीडियरी है ब्रोकर। ओके, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी का प्राइस फिक्स होता है बिकॉज अर्लियर स्टेज पे है ना, डिसाइडेड बाय द कंपनी। सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस फिक्स होता है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग है। दोस्तों 5 ही पॉइंट है, 4 मार्क्स के लिए कितने चाहिए, 4, तो आपको पांचों के पांचों लर्न करने ही होंगे, समझा। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल हुए दोस्तों। मतलब आपने 2 लेक्चर देखे, आप लोगों के स्पीक के सारे डिस्टिंग्विश करा के दिए और इसमें से आपके पेपर में आएगा। मतलब यहां पे सिंपल पेपर है, ट्रांसफर ट्रांसमिशन देखा, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट देखा, डीमर्टलाइजेशन रीमर्टलाइजेशन, फाइनल डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड, सब आ गया। कौन सा ही पेपर निकालने दो, इसके बाहर डिस्टिंग्विश नहीं जाते। ये 2 लेक्चर जिसने देख लिए उसके 12 में से 12 मार्क्स फिक्स। आई होप आपको ये समझा होगा दोस्तों। जितनी भी जनता है महाराष्ट्र की, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चे के पास ये लेक्चर जाए, इररिस्पेक्टिव उन्होंने क्लास लगाया नहीं लगाया, लेकिन हेल्प सबकी होनी चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब बच्चों तक ये वीडियोस जाने चाहिए, राइट। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, आपके लाइक्स और आपके शेयर्स ही सब तक ये चीज लेके जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। मेरी तरफ से मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं कि आपकी जितनी हेल्प कर पाऊं, सारी चीजों को संभाल के वो हेल्प करूं करके, आप अच्छे से मार्क्स लाओ, यही मेरी बोलते ना कि दिल से चाहत है, और डेफिनेटली मिलेंगे करके, सिर्फ टेंशन मत लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, चलो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।